यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपको लेके आया हूं मैं लुसेंट का अगला क्लास, जहां पे आपको पढ़ना है चोल वंश के बारे में। इससे पहले मैं कई सारे क्लास ले चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो छात्र पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, मैं लुसेंट पढ़ा रहा हूं आपको, और जनरल कंपटीशन में आप आना चाहते हैं तो लुसेंट जनरल कंपटीशन का मील का पत्थर है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी आपको। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि चोल पढ़ाऊंगा आज मैं, और चोल के बारे में बता दूं। ये 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वजा अवशेष पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विद्यालय थे। जब पल्लव वंश समाप्त हो गया तो उसके बाद चोल वंश की नींव रखी गई। चोल वंश की नींव रखी गई और जिसके संस्थापक थे आपके विद्यालय, अर्थात चोल वंश का जो संस्थापक हुआ वो हुआ आपका विद्यालय। चोल वंश के जो संस्थापक हुए वो हुए आपके विद्यालय, और ये 850 से 887 ईस्वी तक विद्यालय रहा। ठीक है, विद्यालय का कार्यकाल रहा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, चोल वंश आया कब? जब पल्लव समाप्त हो गए तब। पल्लव समाप्त हो गए, ध्वजा मतलब होता है झंडा। जब पल्लवों की ध्वजा समाप्त हो गई, जब पल्लवों की ध्वजा समाप्त हो गई, तब आए यहाँ पे चोल वंश। और चोल वंश के संस्थापक कौन है? विद्यालय। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विद्यालय है चोल वंश के संस्थापक। आपको मैं टिक लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे। अब जिसकी राजधानी तंजाय यानी तंजौर और तंजावुर थी। जो चोल वंश की जो राजधानी थी तंजौर थी, तंजावुर थी, ये सब इसी का नाम है तंजाय। विद्यालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। विद्यालय ने जो उपाधि ली थी उसका नाम है नरकेसरी। नरकेसरी के नाम से जाना जाता था विद्यालय को। और निशुंभ शुद्धनी देवी मंदिर बनवाया। ये मंदिर का नाम है निशुंभ शुद्धनी देवी मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। अब देख लीजिए, चोलों का जो स्वतंत्र राज था वो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंडराम की उपाधि धारण की थी। अब देख लीजिए, पल्लवों को जो समाप्त किया, समाप्त करने के बाद जो उपाधि लिया वो है कोंडराम की। अब आपको प्रश्न पूछेगा कोंडराम की उपाधि किसने ली थी, तो उत्तर क्या होगा? आदित्य प्रथम ने। चोल वंश के प्रमुख राजा थे प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र तृतीय एवं कुलोत्तुंग। देख लीजिए, ये सब चोल वंश के कुछ प्रमुख राजा के नाम है, जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ। ये सब प्रमुख राजा है, आपको बस नाम ध्यान रखना है। तपोलन के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक एक को पराजित किया। देख लीजिए, प्रांतक एक को पराजित कौन कर दिया? कृष्ण तृतीय। कौन से युद्ध में कर दिया? तपोलन के युद्ध में। तो पूछेगा तपोलन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो कृष्ण तृतीय और प्रांतक प्रथम के बीच। कौन हार गया? प्रांतक हार गया। कौन हरा दिया? कृष्ण तृतीय ने हरा दिया। प्रांतक एक का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। देख लीजिए, प्रांतक एक का बड़ा लड़का था जिसका नाम था राजादित्य, मारा गया। कौन से युद्ध में? तपोलन के युद्ध में। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। अब देख लीजिए, राजराज प्रथम का चर्चा आ गया, जो श्रीलंका पर आक्रमण किया, और वहां के राजा महिम फाइव को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेना पड़ा। श्रीलंका के जब उस समय राजा थे महिम पांच, वो भाग गए, वो चले गए और जाके रोहन में शरण ले लिए। अर्थात जब राजराज प्रथम आक्रमण किया श्रीलंका पर, वहां के राजा महिम पांच श्रीलंका से राजगद्दी छोड़कर भाग गए और कहा जाके शरण लिए? रोहन में जाके शरण लिए। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजय प्रदेश को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोलनरुआ को इसकी राजधानी बनाई। देख लीजिए, इसकी राजधानी हो गई दूसरी पोलनरुआ, और उन्होंने क्या नाम रख दिया? मुंडी चोल मंडलम। देख लीजिए, जब उन्होंने जीत लिया, जब जिन्होंने श्रीलंका को जीत लिया, तो जहां जिसको जीता उसका नाम रख दिया मुंडी चोल मंडलम, और उसकी राजधानी बना दिया उन्होंने पोलनरुआ। ठीक है, पता है राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। ये प्रश्न पूछते हैं कि राजराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। इसने तंजौर में राजेश्वर का मंदिर, देख लीजिए, राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, राजराजेश्वर का मंदिर किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने। कौन धर्म से थे? शैव धर्म से थे। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ। अब देख लीजिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चोल वंश का सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय में हुआ?
तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ। मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ इसको, आपको ध्यान में रखना है जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगाकोंड की उपाधि दी। अब देख लीजिए, अब बंगाल के एक राजा है पाल, इसको जब ये हरा देते हैं तो गंगाकोंड चोल की उपाधि ले लिया। कौन हरा दिया, देख लीजिए, महिपाल को हरा दिए, पराजित कर दिए महिपाल को। ये कहाँ का था महिपाल का, बंगाल के पाल शासक था महिपाल। अब राजेंद्र प्रथम जब आया तो उसको हरा दिए, और हरा दिए अर्थात ये जीत गए। तो राजेंद्र प्रथम ने गंगाकोंड चोलम की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगाकोंड चोलम रख दिया। आप देख लीजिए, इसकी अलग अलग राजधानी आ रही है, आपको याद रखना है कहाँ से राजधानी बदल जा रहा है। जब बंगाल को जीत लिया तो गंगाकोंड चोलपुरम हो गया, ठीक है। और जब मुंडी चोल मंडलम जीता था, यानी पश्चिम श्रीलंका को जीत लिया था, तब पुनर्नुआ उसकी राजधानी हो गई थी, ठीक है। तो किस तरह से राजधानी बदल रहा है आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम इससे प्रश्न बनते हैं। चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। आप देख लीजिए, अब एक तालाब बना लिया जिसका नाम है चोल गंगम। देख लीजिए, चोल गंगम नाम का तालाब का निर्माण करवाया। किसने करवाया, वही राजेंद्र प्रथम ने। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। अब देख लीजिए, गजनी का सुल्तान जो था महमूद, वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था, माने उसी के समय में वो भी शासन करता था, ठीक है। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। आपको ये उपाधि याद रखना है, एग्जाम मिलान करने वाला में बीपीएससी पूछ देता है, और दरोगा में भी इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। मिलान करने वाला में आपको याद रखना, प्रकेसरी की उपाधि धारण किया राजेंद्र द्वितीय, और राजकेसरी की उपाधि धारण किया वीर राजेंद्र ने, ठीक है। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। आपको इसके बारे में भी याद रखना है, आपको पूछेगा निम्नलिखित में से चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, राजेंद्र तृतीय। चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कंदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। अब देख लीजिए, यह है कंदम शासक, ठीक है, अर्थात दोनों के बीच में मेल मिलाप कराए थे, दोनों के बीच में वार्तालाप कराए थे, ठीक है। वो है जयकेश प्रथम। ये कहाँ के थे, ये चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित किए थे, और ये गोवा के थे। देख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, चेन लगा देता हूँ, ये गोवा के थे। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। देख लीजिए, एक राजा है विक्रम चोल जो क्या कर रहा था, एक राज्य में अकाल पड़ रहा था, फिर भी जनता से टैक्स ले रहा था, और टैक्स वसूल करके एक मंदिर बनवा रहा था जिसका नाम है चिदम्बरम मंदिर। उसको बनवा रहा था, उसको विकास कर रहा था। देखिए आगे क्या होता है। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया। अब देख लीजिए, एक तो जनता अकाल से त्रस्त थी, और वो सबसे टैक्स ले रहा था। विक्रम चोल सबसे टैक्स ले रहा था। तब कलोतुंग ने देखा इस बात को, तो क्या किया उसने, चिदम्बरम में जो मंदिर था, उस मंदिर में गोविंद राज की मूर्ति थी, उसको लेकर के वो फेंक दिया समुद्र में उसको फेंकवा दिया, ठीक है। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उस मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान किया। अब देख लीजिए, तिरुपति मंदिर जहाँ पे आप लोग जाते हैं, रामानुजाचार्य ने क्या किया, उसको जो समुद्र में फेंका, उस मूर्ति को उठा लिया, और उठा करके उसको स्थापित कर दिया तिरुपति मंदिर के अंतर्गत, ठीक है, उसी में रख दिया। और वहां से फिर विष्णु की मूर्ति उठ के आ गई अब तिरुपति मंदिर में। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेरुंदरम कहा जाता था। आपको याद रखना है, बीपीएससी का ये प्रश्न बनता है, आपको याद रखना है पेरुंदरम को किसको कहेंगे, सेरुंदरम किसको कहेंगे, ठीक है। यानी चोल प्रशासन में जो भाग लेने वाले उच्च अधिकारी उसको पेरुंदरम कहेंगे, और निम्न श्रेणी के अधिकारी सेरुंदरम कहेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है, ये टॉपिक बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, और दरोगा में भी पूछ देता है, ठीक है। आगे आपका संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। जो संपूर्ण चोल प्रांत था वो 6 भागों में बटा हुआ था, प्रांत को मंडलम, देख लीजिए, प्रांत को क्या कहते थे, मंडलम कहते थे। मंडलम को कोट्टायम, देख लीजिए, याद रखिए, परीक्षा में लाने के लिए दे देता है। प्रांत को मंडलम को कोट्टायम में, और कोट्टायम को नाडु में। देख लीजिए, कोट्टायम को नाडु में, और नाडु को कई
कुरुमो में, देख लीजिए ये छोटे छोटे पार्ट में बांटे हुए हैं और नाडु को कहते हैं कुरुमो में विभक्त किया गया था। नाडु के स्थापना सभा को नाटुल एवं नगर के स्थापना सभा को नगरताट, देख लीजिए नाटुल कह दिए, कहाँ के, नाटू के है तो नाटुल हो गया। और अगर 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 स्थानीय है, नगर का है, नगर का स्थानीय है तो नगरदार हो गया, ठीक है। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, देख लीजिए स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। एक प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि चोल शासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो स्थानीय स्वशासन। उर सर्वसाधारण लोग की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना है। मतलब उर जिसको कहते थे वो भूमि के को अधिग्रहण कर लेते थे गांव में, वहां पे क्या बनाते थे, तालाब और बगीचा का निर्माण कराते थे। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्य को पेरुमक्कलम, देख लीजिए सभा या महासभा के अगर कोई सदस्य होगा तो पेरुमक्कलम कहा जाएगा, ठीक है। और इसमें आगे मतलब बड़े बड़े लोग होते थे। यह सभा बड़ियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। अब देख लीजिए बड़ियम नाम की समिति था और वो इसके काम को समर्पित संचालित करता था। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम, आपको याद रखना है व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे, देख लीजिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, नगरम। व्यापारियों की अगर सभा है तो उसको क्या कहेंगे, नगरम, नगरम कहेंगे। याद रखिएगा आपको व्यापारियों की सभा को क्या कहते हैं, नगरम कहते हैं, नगरम। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 था। आपको तो ये भी याद रखना है, ये रट लेना है आपको। चोल काल में जो उपज के लिए टैक्स लिया जाता था वो टैक्स था 1/3 उसका टैक्स था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। देख लीजिए गांव में वेतन जो लेता था और सरकार के लिए यानी राजा के लिए काम करता था उसको कहते थे मध्यस्थ। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम, आपको याद रखना है बीपीएससी के लिए ये सब महत्वपूर्ण है। चतुर्वेदी मंगलम किसको कहते थे, जब ब्राह्मणों को दे दिए दान में यानी कर मुक्त, उस पर टैक्स नहीं लेते थे, ठीक है, तो उसको क्या कह दिए, चतुर्वेदी मंगलम। एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्म दे, देख लीजिए अगर दान में दे दिया तो उसको क्या ब्रह्म दे। अगर ऐसा ही दे दिया ब्राह्मणों के कर मुक्त मतलब उससे टैक्स नहीं ले रहा था, चतुर्वेदी मंगलम हो गया, ठीक है। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना, आपको याद रखना है पदाति सेना, आपको याद रखना है पैदल सेना। चोल वंश का सबसे मजबूत सेना था ये। चोल काल में कासु सोने के सिक्के थे, देखिए अगर चोल काल था अगर सोने के सिक्के चलाए जाते थे उसको कासु कहते थे, ठीक है, कासु नाम से सोने के सिक्के चलते थे चोल काल में। तमिल कवियों में जैन गोदर प्रसिद्ध कवि था, देख लीजिए जैन गोदर, नया किताब में क्या है आप लोग देख लीजिएगा, मैं नया और पुराना दोनों से मिला के पढ़ाता हूँ। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ चोल, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं उसको बता दूं, मैं लुसेंट पढ़ाता हूँ और लुसेंट जनरल कंपटीशन के लिए मील का पत्थर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको लाइक कर देंगे। अगर आप इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने ज्ञान को बढ़ा सके। तो चलिए मैं आगे देखता हूँ आगे क्या लिखा हुआ। कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था, देख लीजिए जो कुलोत्तुंग प्रथम जो राजा था ना उसका राज कवि था, ठीक है, कौन था, जय गोंद। इसकी रचना है कलितुंग पर्णी, देख लीजिए इसकी रचना है कलिंग तु पर्णी, इसकी किताब है, किताब का लेखक है ये, ठीक है। आगे आपका कंबन ऑट्टकुट्टम और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न, आपको याद रख लेना है बीपीएससी के लेवल से, ये तमिल के त्रिरत्न है, ये तीनों का नाम है, आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ चेन लगा के। ऑट्टकुट्टम है, पुगलेंदी है और एक में आपका कंबन है, ठीक है, तमिल साहित्य का त्रिरत्न है। पम पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं, देख लीजिए अब ये तीनों लेखक है, ठीक है, कन्नड़ साहित्य का ना ये लोग त्रिरत्न है, पम पोन एवं रन। उर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्ठ माना है, देख लीजिए। अब एक और आगे व्यक्ति पर्सी ब्राउन और वो क्या कहते हैं जो तंजौर में जो मंदिर है बृहदेश्वर का मंदिर वो भारतीय वास्तुकला का निष्ठ है, देख लीजिए भारतीय वास्तुकला का निष्ठ किसको कहा गया है, बृहदेश्वर मंदिर को कहा गया। कौन कहा गया,
पर्सी ब्राउन्स, आपको याद रखना है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और दरोगा पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है। पर्सी ब्राउन्स ने क्या कहा? भारतीय वास्तु का निष्ठ कहा, किसको? बृहदेश्वर मंदिर को। चोलकालीन नटराज प्रसिद्ध प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। यानी चोल काल में जो मिला है नटराज की मूर्ति, नटराज की प्रतिमा, उसका ना चोल कला की संस्कृति का सार कहा जाता है, यानी निचोड़ कहा जाता है, अर्थात सबसे बेहतर है। ठीक है, मतलब चोल कालीन में जो संस्कृति थी उसका बेहतर नमूना प्रस्तुत करता है ये नटराज प्रतिमा। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। अब देख लीजिए, शैव संत है ईशान शिव और ये किसके गुरु थे? राजेंद्र प्रथम के ये गुरु जी थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम। देख लीजिए, चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कावेरी पट्टनम। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शामिल किया जाता था तनियर कहलाता था। देख लीजिए, अगर कोई बड़ा गांव है, अगर उसको शामिल कर लिए तो उसको कहेंगे तनियर। आपको याद रखना है, अगर बड़ा गांव शामिल कर लिए तो तनियर कहेंगे। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। अब देख लीजिए, अब यह उत्तर मेरूर शिलालेख, इसका संबंध किससे है? प्रांतक प्रथम से। आप सीधा याद रखिए, उत्तर मेरूर शिलालेख का संबंध किससे है? प्रांतक प्रथम से। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार पहले उरैयूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद गंगाकोंड, उसके बाद चोलपुरम, उसके बाद कांची। आपको याद रखना है, ये चोल का ना इतना राजधानी है, जहाँ पे जीतते थे वहां पे वो एक अपना राजधानी बना लेते थे, अपना एक मुख्य केंद्र बना लेते थे। तो पहले है उरैयूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद गंगाकोंड, उसके बाद चोलपुरम एवं कांची। आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछता है कि चोलों की राजधानी को क्रम में सजाइए। ठीक है, तो आपको ये क्रम याद रखना है। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। अगर सड़क है टूट फूट हो गया तो उसके लिए बगान समिति बना हुआ था। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था, यानी कोई चीज लेना है देना है तो धान से करते थे, यानी वस्तु विनिमय की प्रथा थी और वो उसका मुख्य था धान। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। आप देखिए, व्यापारी का अलग अलग समूह था। एक है वलंजियार, नाना दैसी, एक है मणि ग्रामम, और ये सब प्रमुख व्यापारिक समूह है। ठीक है, चोल काल के। विष्णु के उपासक अलवार एवं शैव के उपासक नैनार कहलाते थे। देख लीजिए, अर्थात जो विष्णु भगवान को मानता है उसको अलवार कह दिए और जो शिव भगवान को मानता है उसको नैनार कह दिए। यानी उसके उपासक, अगर चोल काल जब चल रहा था उसमें अगर कोई विष्णु की पूजा करता है तो वो हो गया अलवार, अगर कोई शिव का पूजा करता है तो वो हो गया नैनार। अर्थात शिव को मानने वाले हो गए नैनार और विष्णु के मानने वाले हो गए आपका अलवार। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो चोल काल से आपको पढ़ना था। चोल काल से पढ़ना था। कुछ पॉइंट में भी दिया गया है जो ऊपर है, आप नए पुराने किताब को मिला करके देख लेंगे अगर आपके पास नया है तो। और आपके लिए एक और मैं बात बताऊं, लुसेंट का अभी नया एडिशन आ गया है 2020 का। जिनको भी लेना है आप नजदीकी पुस्तक भंडार से जाकर के ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या जिनको भी लेना है आप हमें कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर से, जो आपको व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। नया लुसेंट भी आ गया और नया आपको एसपीडी भी आ गया, 2020 का प्रिंटिंग है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा जो मैंने हाईलाइट कर दिया उसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ताकि आपको आसानी से एग्जाम आप कंप्लीट कर सके। ये था आज चोल के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। अगला चैप्टर में बहुत जल्द आपको अगले वीडियो में मैं मिलूंगा। इस वीडियो में इतना ही, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।